Here we will be discussing the syllabus for the social science examination that is going to be conducted on 27th. यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं उसका डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट इज बैटल ऑफ प्लासी. So the Battle of Plassey was fought between British East India Company and Nawab of Bengal, that is सिराजुद्दौला. बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच फोर्ट हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में. नाउ व्हेन वाज दिस बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट? इट वाज फोर्ट ऑन June 23, 1757. किसके बीच फोर्ट हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला. कब फोर्ट हुई थी? June 23, 1757. Now we will discuss the reason why the battle took place. So, after 1740 AD, the British fortified their factory without Nawab's permission. ब्रिटिश की जो फैक्ट्री थी उसमें उन्होंने फोर्ट बनाने की कोशिश की. चारों तरफ दीवार बना दी फैक्ट्री के चारों तरफ विदाउट नवाब परमिशन. तो उसकी वजह से नवाब गुस्से हो गया और उसने जो फोर्ट था उस पर हमला कर दिया और ब्रिटिश को डिफीट कर दिया. नवाब इन्वेडेड फोर्ट विलियम एंड डिफीटेड द ब्रिटिश ओवर देयर. नाउ दैट न्यूज़ ऑफ द डिफीट रीच्ड मद्रास. फिर मद्रास से ब्रिटिश ने एक आर्मी सेंड की अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. ये जो पहले जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पे तोड़ी गई थी? कलकत्ता में. तो उसकी वजह से ही रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता भेजा गया मद्रास से. आफ्टर रीचिंग कलकत्ता द क्लाइव स्टार्टेड ब्राइबिंग द नवाब्स टॉप ऑफिशियल्स एंड प्रोमिनेंट मर्चेंट्स. हमने क्लास में इन लोगों के नाम डिस्कस किए थे, पर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि वहाँ जाके क्लाइव ने जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे उनको रिश्वत देना चालू कर दिया. एंड फाइनली ऑन June 23, 1757 द ब्रिटिश फोर्सेस फेस द नवाब्स आर्मी एट प्लासी. प्लासी एक गांव का नाम है, वो वेस्ट बंगाल में है. तो वहाँ पे ब्रिटिश और नवाब की आर्मी लड़ी थी. ड्यूरिंग द बैटल नवाब वॉज बिट्रेड बाय द की कमांडर मीर जाफर which significantly contributed to the British victory. जब बैटल चल रही थी तब मीर कासिम नाम का जो नवाब का कमांडर था उसने नवाब को बिट्रे किया और उसी की वजह से ब्रिटिश की विक्ट्री हुई इस बैटल में. What is the importance of the battle is discussed here. This battle marked the beginning of the British rule in India, allowing East India Company to establish control over Bengal. इसी बैटल की वजह से अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो पूरे बंगाल पे राज कर सकेगी. एंड दिस ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ब्रिटिश रूल कितने पीरियड का था इंडिया में? फ्रॉम 1757 टू 1947. करीब 200 सालों का था. तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट यही था, बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस आंसर. 6 पॉइंट है. पहले लड़ाई किसके बीच थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में. कब थी? June 23, 1757 को. क्यों हुई थी? क्योंकि ब्रिटिश ने जो अपनी फैक्ट्री थी उस पर फोर्ट बनाना चालू किया था नवाब की परमिशन के बिना. सो नवाब को गुस्से आया और उसने फोर्ट पे हमला कर दिया और ब्रिटिश को वहाँ पे डिफीट कर दिया. अब जो डिफीट की न्यूज़ थी वो मद्रास पहुंची और मद्रास से ही एक आर्मी भेजी गई कोलकाता पे अंडर रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में एक आर्मी आई थी कलकत्ता में. अब कोलकाता पहुंचने के बाद जो ये क्लाइव था ब्रिटिश ऑफिशियल, उसने वहाँ के जो नवाब के खास बंदे थे, बड़े आदमी थे, उनको रिश्वत देना चालू किया कि आप हमारी साइड में आ जाओ, ब्रिटिश की साइड से लड़ो, नवाब का साथ छोड़ दो तो हम आपको ये नई पोस्ट देंगे, पैसे देंगे, ये सब वादे किए.
फाइनली ऑन जून 23, 1757 को ब्रिटिश और नवाब की आर्मी का युद्ध हुआ प्लासी में। इस बैटल के दौरान मीर जाफर जो नवाब का कमांडर था, आर्मी इन चीफ, उसने नवाब को धोखा दिया। उसकी वजह से ब्रिटिश की विक्ट्री हुई। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बैटल? दिस बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसकी वजह से ही ब्रिटिश रूल चालू हुआ। एंड अब उसकी वजह से, ये बैटल की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे अपना कंट्रोल कर सकेगी। क्यों कर सकेगी? क्योंकि उन्होंने वहाँ का जो राजा था उसको हरा दिया था और एक नया राजा जो मीर जाफर था उसको बनाया था। दिस वी डिस्कस्ड, सो आई एम जस्ट एडिंग फ्यू पॉइंट्स फॉर यू टू रिमेंबर। नाउ वी विल मूव टू बैटल ऑफ बक्सर। अब ये बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? अक्टूबर 22, 1764। कहाँ पे हुई थी? नियर बक्सर। जो बक्सर है वो बिहार में आता है, राइट। किन लोगों के बीच हुई थी? एक तरफ ब्रिटिश थे और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, नवाब अवध एंड मुगल एम्परर। ये तीन एक तरफ थे और सामने ब्रिटिश थे। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि ये जो कोलिशन था इंडियन रूलर्स का, ये तीनों का, उनको ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालना था। दे वॉन्टेड टू एक्सपेल ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। एज अ रिजल्ट द बैटल वॉज फॉट बिटवीन देम। अब पूरी कहानी तो हमने ये पढ़ी थी कि मीर कासिम था, उसको नवाब की पोस्ट से हटाया गया था, तो दुखी होके नवाब अवध के पास चला गया था। और जब वो दुखी होके गया था अवध में, तब वहाँ मुगल एम्परर भी थे। तो तीनों ने साथ में मिलकर डिस्कशन किया और फिर बैटल का डिसीजन लिया था। ये यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है क्योंकि 2 मार्क्स का है। तो जो लड़ाई थी वो किसके लीडरशिप में लड़ी गई थी ब्रिटिश की ओर से? मेजर मुनरो की लीडरशिप में ब्रिटिश की ओर से लड़ाई हुई थी। तो उसमें किसकी विक्ट्री हुई थी? ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी। और ये बैटल की वजह से ही ब्रिटिश अपना कंट्रोल जो बंगाल में था उसको और ज़्यादा मजबूत कर पाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस बैटल ओनली द इन्फ्लुएंस्ड ओवर द नॉर्थन इंडिया ग्रू। बंगाल में तो कंट्रोल था ही, पर और कंट्रोल बढ़ा और अब उनका इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया में भी होने लगा। लास्टली, व्हाट डिड ब्रिटिश गॉट बाय दिस बैटल? ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिली थी ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब ब्रिटिश लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। कंप्लीटली ओके? कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं होगा ना? नाउ विल डिस्कस द थर्ड आंसर, दैट इज मराठा वॉर। सो यहाँ पे बैटल किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। ये जो मराठा वॉर था इन दोनों के बीच हुआ था। कितनी वॉर हुई थी? 3 वॉर हुई थी। 3 वॉर हुई थी मराठा और ब्रिटिश के बीच में। जो पहली वॉर हुई थी वो एंड हुई ट्रीटी ऑफ सालबाई से। ट्रीटी ऑफ सालबाई से पहला वॉर था वो एंड हुआ और नतीजा क्या हुआ? पहले ब्रिटिश की जो टेरिटरी थी वही रही और मराठा की जो टेरिटरी थी वही रही। मतलब कोई भी साइड ना जीती ना हारी। और ये सालबाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ट्रीटी हुई थी कि दोनों साइड की अपनी अपनी पोजीशन जो है वही मेंटेन करो, ये हुई थी सालबाई। एक जगह का नाम है, वहाँ पे हुई थी, तो इसलिए उसे बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सालबाई। समझ गए? अब दूसरी मराठा वॉर हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश लोग ये वॉर जीत गए थे और उसके साथ ही उन्होंने, ब्रिटिशरों ने कई की मराठा टेरिटरीज पे भी कब्जा कर लिया था। पहले में किसी ने कुछ कब्जा नहीं किया था, दूसरे में ब्रिटिश जीते थे और उन्होंने मराठा की कई टेरिटरी पर
कब्जा कर लिया था। नाउ थर्ड मराठा वॉर में मराठा एम्पायर की बुरी तरीके से हार हुई थी और जो पेशवा था ही वॉज अ सुप्रीम मिनिस्टर, उसको पुणे भेज दिया गया था फ्रॉम ही वॉज सेंट टू कानपुर फ्रॉम पुणे। पहले वो पुणे में था, अब उसे कानपुर भेज दिया गया था इस बैटल के बाद। अब बैटल का इंपॉर्टेंस क्या है, ये तीनों लड़ाई का इंपॉर्टेंस। सो एट द एंड ऑफ द बैटल्स, all three battles, there was consolidation of the British power in India। कंसोलिडेट हुआ था ब्रिटिश पावर इंडिया के अंदर और जो मराठा रेजिस्टेंस था ब्रिटिश के सामने उसका अंत आ गया था। समझ गए? दिस वॉज द मराठा वॉर्स। इसमें सिर्फ 3 वॉर डिस्कस करने हैं, सभी के एक तरह से एक मार्क हुए, पर आगे हमें कुछ ढंग का भी लिखना है, राइट? So a series of 3 wars were fought between British East India Company and Maratha Empire. At the last, you have to write these wars marked the end of the Maratha resistance and consolidation of the British power in India. टेक्स्ट बुक में तो ईयर्स भी दिए हैं, पर मैंने यहाँ आपसे ईयर्स नहीं लिखवाया। जो चीज़ें आप याद कर सके हैं वही हमने डिस्कस की है। द फोर्थ आंसर इज अबाउट मैसूर वॉर। सो मराठा में 3 वॉर हुए थे, यहाँ पे 4 वॉर हुए हैं इन द मैसूर वॉर। किन के बीच हुए हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर स्टेट के बीच में। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर है। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, 4 युद्ध हुए थे। फर्स्ट 2 वॉर्स वेर फोर्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली। हैदर अली मैसूर के राजा थे, तो उनकी लीडरशिप में मैसूर की ओर से फर्स्ट 2 वॉर लड़े गए थे। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वॉर? फर्स्ट वॉर एंडेड विदाउट एनी रिजल्ट। मतलब किसी भी साइड ने कुछ गेन नहीं किया था। द टेरिटरी विच ईच साइड ऑक्यूपाइड बिफोर द वॉर, आफ्टर द वॉर एज वेल, दैट स्टेट रिमेन्ड। मतलब कुछ हासिल नहीं हुआ था वॉर से दोनों साइड को। सो इट एंडेड विदाउट एनी रिजल्ट। सेकेंड मराठा वॉर क्या हुई थी? उसमें भी एंडेड विदाउट अ डिसिसिव विक्ट्री। किसी भी साइड की कोई विक्ट्री नहीं हुई थी सेकेंड वॉर में भी। पहले में रिजल्ट ही नहीं आया था, मतलब किसी को कुछ फ़ायदा ही नहीं था। सेकेंड में भी ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट फ़ायदा नहीं हुआ था दोनों साइड को। बट ड्यूरिंग द वॉर हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली जो मैसूर का राजा था, उनकी मृत्यु सेकेंड मैसूर वॉर में हुई थी। अब थर्ड मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था, उनकी हार हुई थी और हार में हेवी लॉसेस भी हुए थे। इन द थर्ड बैटल टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड एंड हेवी लॉसेस वर सफर्ड बाय द मैसूर साइड। इन द फोर्थ मैसूर वॉर टीपू सुल्तान डाइड। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी एंड दिस वॉर led to the annexation of most of the Mysore's territory by the British, solidifying their control over Southern India। मैसूर की जो भी टेरिटरी थी बहुत ज़्यादा, वो ब्रिटिश ने लेना चालू कर दिया था और जब उन्होंने ये सब टेरिटरी ले ली तो ब्रिटिश का कंट्रोल साउथ इंडिया में बढ़ गया था। जो थोड़ी बहुत मैसूर की टेरिटरी बची थी, इतना ले लिया था ब्रिटिश ने, ये जो बची थी वो वाडिया डायनेस्टी को ब्रिटिश ने दे दी थी। हु आर दिस वाडिया डायनेस्टी? अभी जो मैसूर का राजा है, अभी मतलब ऐसे टाइटल है जिस बंदे का, वो वाडिया डायनेस्टी से आता है। एट प्रेजेंट द पर्सन हु इज द किंग ऑफ मैसूर इज फ्रॉम द वाडिया डायनेस्टी। एक डायनेस्टी होती है, जैसे कि चौहान डायनेस्टी होती है, सिसोदिया वंश होता है, ऐसे बहुत सारी डायनेस्टी होती है, उसमें से एक वाडिया डायनेस्टी है। उनको ब्रिटिश ने थोड़ा बहुत मैसूर का पार्ट दे दिया था और लास्टली सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन मैसूर। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या होता है? वी विल डिस्कस दैट इन 9th स्टैंडर्ड।
in 8th standard it is not discussed, just write remaining parts of the Mysore was given to the Wadia dynasty and subsidiary alliance was imposed on it. जो वाडिया डायनेस्टी को मैसूर दिया था उसके ऊपर सब्सिडियरी अलायंस लग गई थी. Now we'll discuss the fifth answer. पोर्चुगीज रूल. तो पोर्चुगीज भारत में सबसे पहले आए थे 1498 में. वास्को द गामा जब आया था उसके तुरंत बाद ही पोर्चुगीज आना चालू हो गए थे. वास्को द गामा खुद ही पोर्चुगीज था, पोर्चुगल से आया था. इनिशियली द पोर्चुगीज वांटेड टू कैरी ऑन ट्रेड ऑफ स्पाइसेस. स्पाइस के ट्रेड के लिए ही यूरोपियंस को इंडिया में आना था, तो पोर्चुगीज सबसे पहले ही ट्रेड का बिजनेस ही स्टार्ट करते हैं. बट आफ्टरवर्ड्स टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन द रीजन दे बिल्ट अ फोर्ट इन कोची एंड कन्नूर. उन्होंने एक फोर्ट बना दिया कोची में और कन्नूर में. ये दोनों जगह केरला में है. पहले ट्रेड करने आए थे, अब बाद में फोर्ट भी बनाना चालू कर दिया. इन 1510 अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू कैप्चर्ड गोवा. गोवा में इस बंदे ने कब्जा कर लिया था और बाद में गोवा को पोर्चुगीज इंडिया का कैपिटल भी बना दिया गया था. आई हैव डिस्कस्ड व्हेन इट वाज मेड, बट यहाँ पे नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि आपको 3 मार्क ही मिलने वाले हैं, इसलिए हम अपने आप को लिमिट करेंगे. 1530 में कैपिटल बना था, वैसे आपकी जानकारी के लिए. फिर पहले कोची और कन्नूर ने फोर्ट बनाया था, उसके बाद दिल्ली को गोवा को कैप्चर किया था. उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई थी बाय कॉन्करिंग वसई, दीव एंड दमन. वसई बॉम्बे के पास है, दीव तो हमें पता ही है, दमन भी हमें पता है, दोनों गुजरात के आसपास ही है. तो इन सभी जगहों पे भी कब्जा किया था बट पोर्चुगीज लोगों ने. आफ्टरवर्ड्स दे मोनोपोलाइज द स्पाइस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. जो भी स्पाइसेस की ट्रेड हो रही थी इंडिया और यूरोप में, वो सिर्फ पोर्चुगीज ही करते थे. दे मोनोपोलाइज्ड. वही कर सकेंगे, बाकी कोई कर ही नहीं सकेगा. दे ऑल्सो स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. हमने बोला था कि गोवा में उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की थी, वैसे ही उन्होंने बहुत सारी जगहों पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की थी. डिस्पाइट अर्ली सक्सेस द इन्फ्लुएंस बिगन टू डिक्लाइन इन द 17th century ड्यू टू राइजिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच. अब ये डच भी भारत में आ गए थे, ब्रिटिश भी आ गए थे और फ्रेंच भी आ गए थे. तो जो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल था पोर्चुगीज का इन द अर्ली ईयर्स वॉज डिक्लाइनिंग. अब उनका प्रभाव घट रहा था क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था. राइट. दिस इज द 5th आंसर. नाउ व्हाट इज द 6th आंसर? डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है. तो 1 मिनट चैप्टर 9 निकाल देता हूँ. The first one was there are 4 type of resources and the classification of the resources was based on the availability of resources. कहाँ पे अवेलेबल है, किस जगह पे अवेलेबल है, बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन. उस पर क्लासिफिकेशन हुआ था इन चारों रिसोर्सेज का. आई हैव एक्सप्लेन दैट थिंग. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज वेर यूबिक्वाइटस रिसोर्सेज. यूबिक्वाइटस रिसोर्सेज क्या थे? जो अवेलेबल एवरीवेयर थे. सभी जगह जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो यूबिक्वाइटस रिसोर्सेज थे. एग्जाम्पल कुड बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हर एक जगह पे अवेलेबल है, तो ये यूबिक्वाइटस रिसोर्सेज था. सेकेंड वन वॉज कॉमन रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज विच वर रेडिली अवेलेबल टू अस. मतलब जो ये ट्रीज होते हैं, वाटर होता है, पेस्चर लैंड होती है, वो कहीं पे भी अवेलेबल है. मतलब ऐसा नहीं कि पूरे एरिया में ही अवेलेबल नहीं है. अगर आप चाहो तो कहीं पे भी ये सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हो. मतलब आपके आसपास ही ये सारी चीज़ें रेडिली अवेलेबल है. थर्ड इज रेयर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस. ये जो रिसोर्स है वो आपके आसपास ऐसे नहीं मिलेंगे.
ये कोई स्पेसिफिक जगह पे ही मिलेंगे रेयर रिसोर्सेस, जैसे कि कोल है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, मिनरल ऑयल है, वेरियस मेटल्स है। अपना गुजरात स्टेट में है तो उसमें कोई कोई जगह पे ही ये रिसोर्स होंगे, सभी जगह नहीं होंगे। कोई रिसोर्स तो ऐसा होगा जो गुजरात में होगा ही नहीं और भारत में होगा, कोई रिसोर्स ऐसा भी होगा जो भारत में भी नहीं होगा, वो दूसरा दुनिया के दूसरे कोनों में होगा। मतलब है, कोई कोई जगह पे है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। एंड द फोर्थ वन वॉज यूनिक क्वालिटीज रिसोर्सेस। मतलब एक तरीके से आप याद करना है तो ऐसे कर सकते हैं, यूनिक मतलब सिर्फ पूरे विश्व में एक या दो जगह पे भी ये, एक जगह पे ही, दो या एक जगह पे ही ये रिसोर्स है। द एग्जाम्पल वॉज क्रायोलाइट। क्रायोलाइट is only found in Greenland. This was the example. And this answer is of 4 marks. This was the distribution of resources. Now we'll move to the next question. State the measures for conservation of resources. ये मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में, फिर से बोल देता हूँ। इसमें पहला पॉइंट था कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उसको सोइल में मत डालिए। जो खेतीबाड़ी की सोइल ज़मीन है उस पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि लॉन्ग रन में डेट वुड लोअर द सोइल क्वालिटी। इंस्टेड यूज नेचुरल मैन्यूर। काउडंग का इस्तेमाल करिए एज फर्टिलाइजर रादर देन यूजिंग chemical fertilizers. These are the measures of conserving resources. First measure I said. Second measure could be जो बारिश का पानी है उसे हार्वेस्ट करो, उसको स्टोर करो, ताकि जो वाटर की स्कैरसिटी है वो ना हो बाद में। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट वी डिस्कस्ड about soil, now we'll discuss about water. Now the third one, जो घर का पानी है हमने यूज़ कर लिया है उसे जाके बाद में फिर से जो गार्डन है उसमें इस्तेमाल करो। उससे जो घर के एक्सपेंसेस है वो भी बचेंगे और जो वाटर होगा उसका रीयूज भी हो जाएगा। दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कुड बी इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि कोल है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, तो उसकी जगह विंड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करिए। इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिप्लेस इट बाय रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। एंड सिक्स पॉइंट कुड बी इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स विच आर हार्मफुल टू द सॉइल एंड वाटर यूज बायो पेस्टिसाइड्स। समझ गए? दिस आर द 6 resource conservation methods. We discussed more but you have to write just 6 points. तो मैंने आपको 6 points जो डिस्कस किए वो आप लिख देना।